गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दोनों देखने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे अभी इसमें। बिकॉज ये दोनों मास और चार्ज से इतना ज्यादा रिलेटेड है, तो मास और चार्ज का कंपैरिजन भी ओवरलैप होने वाला है। ठीक है, फ्यू पॉइंट्स विल हैव टू बी डिस्कस हियर आल्सो। सो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, इन जनरल ग्रेविटेशनल फिनोमेना, यहाँ पे फोर्स लिख सकते हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखते हैं हमने, बड़ा है तुमको अलग अलग है। इवेंचुअली यू रियलाइज बोथ आर द सेम थिंग, कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स को, इसका जो फोर्स का इक्वेशन दिया था न्यूटन भाई साहब ने, सो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका दिया था पहले कुलम्ब ने और फिर एम्पियर ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर, लॉरेंट्ज ने सब चीजों को कंबाइन किया है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिज्म की इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इक्वेशन जैसे ही है, वो लॉरेंट्ज ने बताया, एंड मैक्सवेल का भी बहुत बड़ा था, क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, तो ये मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय आइजैक न्यूटन। दिस इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स एंड मोस्टली क्लब्ड बाय लॉरेंट्ज एंड मैक्सवेल आल्सो, बट इट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स, इट्स नॉट कॉल्ड मैक्सवेल फोर्स। ठीक है, सो पहले थोड़ा सिमिलरिटीज देखें। तो बेसिकली थोड़ा पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, तो दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। सो नेचर ऑफ द फोर्स दोनों का फंडामेंटल है। व्हाट डज दिस मीन? दोनों ही फंडामेंटल है, मतलब तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को तुम कोई और फोर्स का यूज करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स इन इटसेल्फ इज बेसिक। ग्रेविटेशनल फोर्स मैं फ्रिक्शन के हिसाब से नहीं समझा सकता हूं, मैं विंड के हिसाब से नहीं समझा सकता हूं, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कोई और फोर्स के हिसाब से नहीं समझा सकता हूं, मैं बाकी बहुत सारे फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूं। मून अर्थ को क्यों खींच रहा है, सन और अर्थ में क्या इंटरेक्शन है, हम लोग नीचे क्यों जा रहे हैं, ये सब ग्रेविटी के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्रेविटी क्यों हो रही है, ये कोई और फोर्स के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। सेम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये चार्जेस क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कोई और फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इज अ बेसिक फोर्स। ठीक है, सो चार बेसिक फोर्सेस पढ़े हो तुम, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। इसमें से बाय नाउ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैव बीन कंबाइंड। सो एज ऑफ नाउ यू हैव ओनली थ्री फंडामेंटल फोर्सेस रिमेनिंग, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोवीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वैसे रियलिटी में तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोवीक भी कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, बट बुक्स में भी दिखाया नहीं, कहीं भी बुक्स में इनको इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। So there are now only two fundamental forces, one gravity and electronuclear force. So जो strong nuclear force हम लोग पढ़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कुछ तो रिलेशन है उसके साथ, पर ग्रेविटी का किसी के साथ मिला नहीं है अभी तक। So ये शुरू से ही, जब से फिजिक्स या जब से नेचर के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, तब से एक एम रहा है लोगों का कि फोर्सेस को या कोई भी नेचर में जो फिनोमेनन हो रहा है उसको कोई एक के हिसाब से समझो, कोई एक फिनोमेनन के हिसाब से इसे समझा सको। अभी तक दो में आ चुका है पूरा वर्ल्ड। तो अभी तक हम लोग ग्रेविटी के हिसाब से एंड इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्सेस के हिसाब से कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सब चीजें ये दोनों पे ही अल्टीमेटली डिपेंडेंट है। लास्ट में फ्रिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रगल करते हैं, इसलिए फ्रिक्शन होता है। जब भी अपन आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपन पैर से पीछे अर्थ को धक्का मार रहे हैं, तो अर्थ पे जो भी, जैसे यहाँ पे टाइल्स है, तो टाइल्स में अपना चप्पल ऐसा घुसा हुआ है, तो अगर अपन आगे चल रहे हैं तो ऐसे हो रहा है। अभी इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, टाइल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो अपने को पीछे धक्का लगता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई अर्थ डज नॉट मूव बैक। हम अर्थ को पीछे धक्का मार रहे हैं, तो अर्थ तो पीछे जाएगा नहीं, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, हम आगे जाते हैं। सो वी वॉक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं ऐसे हाथ क्यों उठा पा रहा हूं? मेरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके। मसल्स मेरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मेरा मूवमेंट हो रहा है, मेरी मसल्स रिलैक्स हो रही है तो ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सो वी आर ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग, इट्स अ फ्लेक्सिंग एंड रिलैक्सिंग, फ्लेक्सिंग एंड रिलैक्सिंग। ये मसल फाइबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में ऐसे ऐसे करके खींच लेते हैं। दैट इज व्हाई दे कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे ऐसे करके रिलैक्स हो जाते हैं। सो इनको जो ऐसे ऐसे करके जो खींच रहा है ना, ये जो खींच रहा है, ये वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो खींच रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो मसल फाइबर्स को छोटा करता है, और अगर वो बंद हो जाता है तो वो बड़ा करता है।
एंड वी मेक इट हैपन. वी सेंड द मैसेज थ्रू द ब्रेन यहाँ पे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चालू करो. So we at our will control electromagnetism, but we at our will do not control gravity. We do control electromagnetism. We think and we control. हम लोग खुद अर्थ पे जो लाइफ है, हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, that is electromagnetic life. हमारा थॉट प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीका है. ठीक है. सो वेरी पॉसिबल कि कोई और प्लैनेट पे लाइफ ग्रेविटी बेस्ड हो. ग्रेविटी बेस्ड लाइफ अगर कहीं हुई तो बहुत जायंट्स होंगे, क्योंकि बहुत जायंट चीजें ही ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडरेबल डाल सकती हैं. जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो थोड़े से चार्ज के इम्बैलेंस से बहुत आ जाता है, और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स देखने हैं तो बहुत मास चाहिए उनको. ठीक है. बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. So it can happen. There is some world out there in the stars जहाँ पे बहुत जायंट लाइफ फॉर्म्स है and they are gravity based. वो इतने बड़े होने वाले हैं कि हम लोग उनके लिए माइक्रोब्स भी नहीं आएंगे. ठीक है. So and there are few theories जो ऐसे लाइफ फॉर्म डिस्क्राइब कर चुके हैं. Okay. But we are electromagnetic life forms. हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड जनरेट कर रहे हैं. अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं. ये सब हो रहा है. ओके. सो बोथ ऑफ देम आर फंडामेंटल. तुम इन दोनों को किसी और के हिसाब से समझा नहीं सकते. तुम बाकी फोर्सेस को ये फोर्सेस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके. सो ये एक सिमिलरिटीज यहीं पे लिख लेते हैं. दोनों फंडामेंटल है. ओके. दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉज है. सो दोनों देखोगे न्यूटन का, ये देखोगे G(m1 m2 by r square), उसका K(q1 q2 by r square). सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते फोर्स स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होते जाता है. दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं. सेंट्रल फोर्सेस का मतलब सेंटर की तरफ रहते हैं. सो ये जो दोनों का फोर्सेस का जो इक्वेशन है, जो स्टेटमेंट है, तो न्यूटन का ग्रेविटी का स्टेटमेंट लो. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड की. सेकंड स्टेटमेंट जो इस लॉ को कंप्लीट करता है, ये फोर्स कहां लग रहा है, कितना लग रहा है, हमने बताया G(m1 m2 by r square). कहां लग रहा है? दो बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन पे लग रहा है. सो दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस ग्रेविटी में एंड सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में. सो ये दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं. ठीक है. अच्छा, सेंट्रल फोर्सेस है तो मतलब सेंटर की तरफ ही करेगा ना, मतलब और कहां कर सकता है? मैं इसको खींच रहा हूं साइड में. डज इट मेक सेंस? इट डज मेक सेंस. होते ऐसे. देयर आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस आल्सो. फॉर एग्जांपल अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जैक्टली सेंट्रल फोर्स नहीं है. जो क्वार्क्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करके नहीं बैठे होते हैं. दे ट्राई टू स्पिन देम अराउंड ईच अदर. सो इफ आई एम अट्रैक्टिंग another object like me through strong nuclear force, first of all I have to be very close to it, 10⁻⁻15 meter के अंदर, and then I will not be attracting it directly to me. I will be attracting or I will be applying force sideways. So non central nature के भी forces हैं. ये दोनों central है. ये दोनों एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ तो रिपेल भी अगर कर रहा है तो वो सेंटर से रिपेल करेगा, सेंटर वाली लाइन पे रिपेल करेगा. ओके. सो सेंट्रल फोर्सेस हैं. और क्या सिमिलरिटी? दोनों तुम लोग को 11th-12th साइंस में पढ़ाया जाता है, और दोनों में देखिए सिमिलरिटी. दोनों ही अपना वेव्स जनरेट करते हैं. देयर आर ग्रेविटेशनल वेव्स एंड जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम पढ़ चुके हो, चैप्टर ये तुम लोग का. ग्रेविटेशनल वेव्स भी होती है. सो देयर आर ग्रेविटेशनल वेव्स, देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दोनों ही. अच्छा, वेव क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव क्या होती है? ये कर रही है ऐसे ऐसे. ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ड्रॉ करके नहीं तो वेव मतलब चेंज इन मीडियम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज हो रही है. सो चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट्स, इट गोज समवेयर. Similarly, a change in gravitational field propagates.
इट गोज देयर आर ग्रेविटेशनल वेव्स आल्सो, ठीक है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करना सुपर इजी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट की, ये यहाँ पे जो कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिकॉर्ड हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक। व्हाई इट इज वेरी वीक? उसको हाउ डू वी नो इट इज वेरी वीक? दोनों का कांस्टेंट देखो, ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट कैपिटल जी, उसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, और इसमें अपना k 10�9। ओहो, इतना बड़ा। So that is why electromagnetic waves are very easy to see. We see electromagnetic waves, we feel heat. हमारा सब electromagnetism हम लोग सेंस कर रहे होते हैं। Gravitational waves बहुत difficult है डिटेक्ट करना, ठीक है। But gravitational waves डिटेक्ट करके distant universe के distant regions का, universe के origin का पता लगाया जाता है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जैसे इसमें EM वेव्स होते हैं, तो फिर जो मैटर वेव्स होती है वो किसमें बिलोंग करेगी, ग्रेविटेशनल या EM वेव्स? मैटर वेव्स अलग ही होती है। हाँ, मैटर वेव्स में मैटर खुद ट्रैवल कर रहा है। तीन तरीके की वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रही होती है। मैटर वेव्स में तो मैटर ही मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अपने न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमना, वो एक मैटर वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो ग्रेविटी वेव्स नहीं है। मैटर की वजह से ग्रेविटी होता है, मास की वजह से ग्रेविटी होता है, बट फिर वो वेव्स जो है वो मैटर वेव्स नहीं बोलते हैं, वो ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल वेव्स एमिट करता है, बहुत वीक करता है, पर करता है। कहीं पे डिस्टेंट ब्लैक होल, कोई सपोज कोई स्टार को खा गया, कोई स्टार ब्लैक होल के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, तो वो स्टार का जो खुद का जो ग्रेविटेशनल फील्ड था ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा ही चेंज हो जाता है। तो वो इतना बड़ा स्टार का खत्म हो जाने का ग्रेविटेशनल वेव हम लोग को अर्थ पे बहुत मुश्किल से फील होता है। मतलब हम तो फील नहीं कर पाते, मैं डिटेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जो लैब्स ने डिटेक्टर्स रखे हुए हैं ग्रेविटेशनल वेव्स फील करने के लिए, वो बहुत लाइटली होता है। इनफैक्ट ये कुछ साल पहले हुआ था, आई थिंक 6 या 7 साल पहले ही फर्स्ट एवर ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुए थे। उसके पहले तो सिर्फ थ्योरी थी कि ग्रेविटेशनल वेव्स ही तो हो सकते हैं। तो वो जो 2 बंदे थे जिन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किया, उनको नोबेल प्राइज मिला उसकी वजह से कि यू डिड डिटेक्ट चेंज इन ग्रेविटी, ग्रेविटी में वेव्स होती हैं वैसे करके। फिर उनको भी जब ग्रेविटेशनल वेव्स जब मिली थी तो उनको लगा कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, वेव्स नहीं हो सकती, जबकि उन्होंने बनाया था ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने के लिए। बट व्हेन दे डिड डिटेक्ट दे डिड नॉट बिलीव ओनली, वो न्यू इंस्ट्रूमेंट बनाया उसने वापस चेक करने के लिए कि ये इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, फिर उसने भी डिटेक्ट की। देन दे रियलाइज कि बहुत डिस्टेंट कहीं पे ब्लैक होल ने कोई स्टार को डिवोर किया है, और वो सब कैलकुलेट किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला वैसे करके। सो ग्रेविटेशनल वेव्स आर चेंजिंग ग्रेविटेशनल फील्ड्स, ठीक है। अभी सपोज तुम एक ऐसे रीजन में बैठे हो जहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं जा रही है, मतलब तुम एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल रीजन में बैठे हो, और मैं यहाँ पे तुमसे बहुत दूर हूँ, बट तुम मेरे को किसी तरह से तो देख सकते हो। मे बी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप है तुम्हारे पास और तुम मेरे को देख पा रहे हो, और मेरे विसिनिटी में कोई स्टार गया, खत्म हो गया, या लेट्स से कि बहुत बड़ा एक मैटर और बहुत बड़ा एंटी मैटर ने दोनों ने एक दूसरे को मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मेरे विसिनिटी में कहीं पे हुआ, ठीक है। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक स्टार ब्लैक होल के अंदर खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी वो जो स्टार का वहां पे था तब वो मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, अब स्टार उधर से गायब हुआ है, अब उसने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद किया है, तो वो इंस्टेंटली बंद नहीं होता, इट टेक्स टाइम टू अफेक्ट मी। तो वो ट्रैवल करता है, वो ट्रैवलिंग में मेरे को चेंजेस, मेरे बॉडी में चेंजेस होंगे, बट वो मुझे नहीं पता चलेंगे। मैं मेरा पेन, मेरा बोर्ड अपने मेरे हिसाब से सब कुछ स्टेशनरी लगेगा। तुम लोग देखो, तुम लोग को ऐसा लगेगा कि ये ऐसे से क्यों हो रहा है, पूरा ऐसे से क्यों हो रहा है वैसे करके। सो ग्रेविटेशनल वेव्स आर बेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, बेंडिंग ऑफ टाइम स्पेस। मेरा टाइम, मेरा स्पेस बेंड हो जाएगा अगर मैं ग्रेविटेशनल वेव्स एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो वैसे करके, ठीक है। एंड ये बहुत रेयर फेनोमेनन है, ऐसे बहुत वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। दूसरा, दोनों फोर्सेस, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, दोनों फोर्सेस ट्रैवल करते हैं, दोनों फोर्सेस इंस्टेंटेनियस नहीं है। यहां पे एक चार्ज का एक मेरे पास बटन है, मेरी कैपेसिटर है, मैं बटन ऑन करता हूं, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और ये चार्ज में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक दूर पड़े हुए चार्ज को इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करेगी,
इसके इलेक्ट्रिक फोर्स को यहां पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। हाँ, वो टाइम बहुत कम है पर लगेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि बोथ दीज फोर्सेस आर नॉट इंस्टेंटेनियस, दे ट्रैवल। ठीक, सो इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम सन और अर्थ के हिसाब से। ये सन है और अर्थ इसके आजू बाजू घूम रहा है, साइंटिफिकल बात है अर्थ का। सपोज अर्थ यहां पे है कोई टाइम पे, ओके। अभी ये सन जो है ये अर्थ को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़ के बैठा है और अर्थ घूम रहा है। अगर अर्थ नहीं घूमे या स्लो हो जाए कभी तो अर्थ का रेडियस छोटा हो जाएगा एंड इवेंचुअली सन के अंदर चला जाएगा। अगर अर्थ स्लो हुआ तो, और अगर अर्थ फास्ट हुआ तो निकल लेगा। बट अर्थ वो स्पीड से चल रहा है जब भी सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस्ड है। दैट इज व्हाई इट इज रिवॉल्विंग सिंस 14.5 बिलियन ईयर्स। उसकी वजह से, क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग एट दैट वेरी स्पीड, इसी स्पीड से ऑर्बिट्स बनती हैं। तो कोई भी ऑर्बिट नहीं हो सकती रैंडम। हाँ, मेरे को इधर घूमने का घूम लो, नहीं, ऐसे कहीं पे भी तुम नहीं घूम सकते हो। तुम्हारे पास वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स में सेंटर की तरफ ही होता है। सो द सन शुड बी प्रोवाइडिंग इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब स्पीड कम हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स है g m1 m2 by r square और सेंट्रीपिटल फोर्स है mv square by r, तो m तो चेंज होने नहीं वाला। अगर स्पीड कम हुई तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही है, तो इधर आ जाएगा। और अगर स्पीड बढ़ गई तो निकल लेगा। ठीक है, अभी सपोज कुछ इवेंट हो, एक इमेजिनरी इवेंट। दिस इवेंट विल एक्सप्लेन अस हाउ ग्रेविटी मूव्स। सपोज कुछ इवेंट हो रहा है और सन गायब हो गया इधर से, तो अर्थ निकल लेना चाहिए, है ना? अभी तो कोई खींच ही नहीं रहा ना, तो अर्थ क्यों घूमेगा? देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, तो अर्थ तो निकल लेगा। ऐसा होता नहीं है। अगर सन गायब हो गया तो भी अर्थ 8 मिनट तक घूमेगा और भी, क्योंकि सन के गायब होने की इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंची नहीं है और वो इंफॉर्मेशन देती है ग्रेविटी। सन ने जो ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एमिट किया था वो अभी भी अर्थ को मिल रहा है, और ये जो लास्ट ग्रेविटेशनल इफेक्ट था उसको यहां तक पहुंचने में अराउंड 8 मिनट्स लगेंगे, मतलब जितना लाइट को टाइम लगता है। तो अगर सन गायब हो गया तो जब तक सन अपन को दिख रहा है तब तक अपन घूमेंगे। जिस मोमेंट सन दिखना बंद हुआ तब अपन अपने रास्ते निकल लेंगे। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड ट्रैवल्स एंड बोथ ऑफ देम ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। सो दोनों का स्पीड c है। सो अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। दोनों इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये चीजें हमको दिखाती हैं कि दोनों में कुछ तो फंडामेंटल रिलेशन होने ही वाला है, बट क्या रिलेशन है ना वो अभी तक फाइंड किया नहीं गया है। ओके, सो आई थिंक वी हैव डन द सिमिलैरिटीज। क्लियर? हाँ, सर अगर सपोज करो वहां से उसका निकल गया, गायब हो गया, हाँ, तो फिर 8 मिनट बाद हम फिर वहां से निकल जाएंगे, सीधे टेंजेंट पे जाएंगे। हाँ, टेंजेंट पे जाएंगे। हाँ। तो फिर वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी घटेगी? उतनी रहेगी, उतनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, वेलोसिटी नहीं, सॉरी स्पीड उतनी रहेगी। वेलोसिटी मतलब तुम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हो, स्पीड उतनी रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना रहता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? और सर अगर सपोज करो उसका जो घूम रहा है और उसका इवेंट मींस ऐसा क्या हो कि उसकी स्पीड कम हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर से कोई एस्ट्रॉइड टकरा गया, ऐसे जा रहा है वो, ऐसे मूव कर रहा है ना, इधर से सपोज कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड आके ऐसे टकराता है इसमें, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी अर्थ की, है ना? तो टूट जाएगा और फिर जो टुकड़े होंगे वो धीरे धीरे आके, जो स्लो हो गए टुकड़े वो धीरे धीरे आके इधर आके चले जाएंगे सन के अंदर। और बाहर कैसे निकल जाएगा? स्पीड बढ़े तो कैसे बढ़ेगी? अगर इधर से भी टकराए तो ऐसा भी हो सकता है ना, एक एस्ट्रॉइड नीचे इधर से आके इसको टकराए, स्पीड बढ़ा दी तो निकल जाएगा। अच्छा भाई, निकल जाएगा, आई मीन ये ऑर्बिट से निकल जाएगा।
फिर अगर अंदर जाते जाते और भी ऑर्बिट्स है, दूसरे कोई और ऑर्बिट में अगर सेटल हो जाता है तो रहेगा, तो उसमें घूमेगा, ठीक है। बट ये ऑर्बिट में रहने के लिए उसको स्पेसिफिक स्पीड चाहिए, उस स्पीड से ज्यादा तो ये ऑर्बिट से ऊपर वाले में जाने की कोशिश करेगा, और स्पीड से कम तो नीचे आने की कोशिश करेगा। समवॉट लाइक एटॉमिक ऑर्बिट्स। तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा ऐसा पढ़े हो, एक्साइटेशन एंड कमिंग, तो इन दोनों के इक्वेशंस अंडरस्टैंडिंग्स बहुत डिफरेंट है, बट ऑर्बिट्स बिहेव लाइक दैट, ऑर्बिट्स ऐसे काम करते हैं, ओके। अभी आते हैं डिफरेंसेस पे, और अगर कोई सिमिलरिटी का सवाल आता है तो फिर वो भी आ जाएगा। हाँ, सो डिफरेंसेस, स्ट्रेंथ, ये भाई साहब वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, अगर तुम इसका स्ट्रेंथ लेते हो 1, तो इसमें ऐसा 37 जीरोस लगाओ, उतना स्ट्रॉन्ग होगा इससे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, still it is responsible for most of the things in the universe despite being the weakest force of nature, and why we'll see, ठीक है। So this is very strong, gravity is very weak. दूसरा, variety, gravitational force कितने टाइप का? Only attractive. So कभी ऐसा नहीं होगा कि दो मासेस एक दूसरे को ग्रेविटी की वजह से रिपेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। So ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है, ये ड्यूअल है। सो लाइक में अट्रैक्टिव है ना, रिपल्सिव, और अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्टिव है, ओके। दोनों का रेंज की बात करें, दोनों की रेंज, अच्छा ये सिमिलरिटी है वैसे, दोनों की रेंज इनफाइनाइट है। एक यहाँ पे पड़ा हुआ ये पेन बहुत दूर पड़े हुए स्टार को भी ग्रेविटी से अफेक्ट कर रहा है। अब बहुत वीक है बट है, जीरो नहीं है। ग्रेविटी की भी रेंज इनफाइनाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी रेंज इनफाइनाइट है, ठीक है। सो दैट शुड बी अ सिमिलरिटी बिटवीन देम। दिस इज थ्योरेटिकल, सो रेंज थ्योरेटिकली दोनों इनफाइनाइट है, बीच में लिखा सिमिलरिटी। प्रैक्टिकली ग्रेविटी की इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली इसकी इनफाइनाइट नहीं है। क्यों? ड्यूअल नेचर की वजह से। एक इधर बड़ा प्रोटॉन एक दूसरे बड़े प्रोटॉन को रिपेल करेगा, और ये रिपेल ही करने वाला है, पर बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो इसको भी अट्रैक्ट करेंगे, वो इसको भी अट्रैक्ट करेंगे। सो इसका रिपल्शन इसको उतना फील नहीं होने वाला। सो अल्टीमेटली ये प्रोटॉन तो पास में आने वाला है कि नहीं? एक इधर इलेक्ट्रॉन है और एक इधर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इधर पास में आ रहा है, पर बीच में और बहुत सारे प्रोटॉन्स आ गए तो ये प्रोटॉन दूर चला जाएगा, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज is affected by all other particles, net force. So attractive भी हो सकता है और repulsive भी हो सकता है। So overall बहुत बड़े डिस्टेंस तक बीच में चार्जेस के फोर्सेस सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। So a charge kept here does affect a charge kept on some other planet, बट उसके बीच में और इतने सारे चार्जेस हैं कि इनका नेट इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया। हाँ, इसका इफेक्ट है और वो किसी न किसी से तो कैंसिल हुआ है। सो ये ड्यूअल नेचर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी, इसकी वजह से ये प्रैक्टिकली उतना दूर तक फोर्स लगा नहीं पाते हैं चार्जेस एक दूसरे पे, जबकि ये सिर्फ अट्रैक्टिव है। तो अगर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर रहा है, इधर एक दूसरा प्रोटॉन रख दिया, वो इसको भी ग्रेविटी से तो अट्रैक्ट ही करने वाला है, वो रिपल किसी को नहीं करने वाले, ये सब ग्रेविटी से अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली, net force can be repulsive, can be attractive. So that is why practically इसकी range infinite नहीं है, practically gravitational force infinite नहीं कर देता है, ठीक है। So इसका practically infinite है, इसका practically एक short range force है, practically short range है, ठीक है। क्यों? देखो मेरे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस पेन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, इसलिए ये पेन पड़ी है,
पर अभी क्यों नहीं कर रहे रिपेल? मतलब अभी मैं छोड़ूंगा तो नीचे आ गए, अभी तो रिपेल नहीं कर रहे। हाँ अभी कर रहे हैं, और इनफैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल कर रहे हैं कि पूरा अर्थ इसको खींच रहा है अपनी तरफ, इसको अर्थ पूरा खींच रहा है अपनी तरफ। पर मेरे इतने से हाथ के पोर्शन काफी है अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए। पर जब ही डिस्टेंस कम है तो, अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है गया। सो वी कैन सी अभी रेंज इसकी रियल में इसकी रेंज इनफाइनाइट नहीं है, रियल में ग्रेविटेशन की रेंज रियल में इनफाइनाइट है। ओके क्लियर? सो बट यू डू नॉट राइट दिस। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इनफाइनाइट। तुम लिखोगे नहीं, मैं तुमको प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, लैब में क्या कंसीडर किया जाता है, मैं तुमको वो बता। So practically this is not infinite, practically this is a short range force, but theoretically, so why theoretically कि दुनिया में कुछ और हो ही नहीं, एक इधर चार्ज हो और दूसरा चार्ज हो, बस वो दोनों एक दूसरे को इन्फिनिट तक पे अफेक्ट करने वाले हैं। बट दुनिया में और बहुत चार्जेस हैं, वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ बताओ सर। जो ये वो मीडियम, ये क्या मींस जब ग्रेविटेशनल है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो मीडियम डिपेंडेंट है। सही। सो डिपेंडेंस ऑन मीडियम। अच्छा मतलब मीडियम नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा? नहीं मतलब मीडियम टू मीडियम चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। सो मतलब इनका के, सो इसका जो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? इसका जो जी कांस्टेंट है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट रहता है। मीडियम डिपेंडेंस, इसका जो जी भाई साहब है, कुछ भी मीडियम हो इसकी वैल्यू रहती है 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केवी स्क्वायर। इसका जी की यही वैल्यू होगी, पानी हो, ग्लास के अंदर हो, हवा में हो, किधर भी हो। इसके के की वैल्यू 1/4 है, और एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है। सो दिस वेरीज विद मीडियम, सो वी शुड राइट दिस इज डज नॉट चेंज विद मीडियम। सो कांस्टेंट, यूनिवर्सली कांस्टेंट, दैट इज व्हाई g is called universal constant of gravitation. इसका k is not called universal constant, it's just a constant. So universal constant है, ये मीडियम डिपेंडेंट है, और I'm writing मीडियम वेरिंग है 1/4 epsilon naught. ओके, और वैक्यूम के लिए वैल्यू होगी 9 into 10 raised to 9. So न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, और एक ये इनर्शिया से रिलेटेड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब क्या होगा, एलैबोरेट करो। क्या मतलब क्या है? डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस हैं, दोनों डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। व्हाट डू यू मीन? क्या बोल रही है डायरेक्शन वाला पॉइंट? तुम लोग को भी डिस्कस किया होगा ना? हाँ, क्या मतलब क्या उसका? ये हमारा पॉइंट मैंने निकाला, उसके लिए मैंने तुमसे नहीं दे रहा कि डायरेक्शन वाला मैंने जा रहा था, इसी को पता होगा। इसलिए डर लगता है मालूम नहीं। हाँ, क्या मतलब क्या है इसका? तो सोच रहे थे हो सकता है क्या क्या? और डायरेक्शन लाइक वो हर एंगल पे अपना फोर्स लगाता है, लाइक ऐसा नहीं होता कि कंट्रोल एक ही डायरेक्शन में, एक ही direction में लेकिन ये स्पिन करवाने वाला पॉइंट नहीं, भी हर जगह लगता है। एक चार्ज पड़ा है, वो उधर 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 अपने आजू बाजू हर जगह लग रहा है, मास भी वही कर रहा है। तो सिमिलरिटी हो सकती है ना। तो हाँ, ओके। सो द फोर्स इज मतलब जो अपन इन्वर्स 1/r² लिख रहे हैं, इट मींस दैट ओनली 1/r² का मतलब है वो एरियली यूनिफॉर्म स्प्रेड होता है। 1/r² का मतलब एरियली यूनिफॉर्म स्प्रेड ऐसे करके हर डायरेक्शन में, इट मींस दैट। ओके, इसका सोर्स लिख लें। क्या है इसका सोर्स? मास। मास इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. Do we say that or not? Can we say that? Mass is the source of gravitation. It is safe to say mass का interaction. It is safe to say. I am saying safe to say वो next point में समझ आएगा. Electromagnetism का source. Sure. पढ़ा तो वही है, टेक्स्ट बुक में तो वही पढ़ा है. So टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने Q1 Q2 by R² पढ़ा है. अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ नहीं थी तो अपन ने टेस्ट चार्ज तो दूसरा रखा. बिना टेस्ट चार्ज के अपन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ पाए. So it is safe to say
कि चार्जेस का इंटरैक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड मास का इंटरैक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स. एग्जैक्टली. सो व्हाट इज इंटरैक्टिंग? यू शुड राइट दैट. राइट सोर्स. Exactly, source of electromagnetism has been discovered. Photons. So photons source है, मतलब photons में से निकलता नहीं, निकलता चार्जेस में से, but two charges interact each other with photons, and that is what they experience. दो पॉजिटिव एक दूसरे को जब रिपेल कर रहे हैं, तो photons एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए रिपेल कर रहे हैं. अगर photons एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन नहीं होगा. बट होता है, बट फोटॉन्स को चार्जेस से अलग अभी तक नहीं किया गया है. सो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ट्रू, बट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी करते हैं फोटॉन्स. सो फोटॉन पार्टिकल है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, हमने पढ़ा. पर ये दोनों पार्टिकल में हमको वैसा दिमाग में कुछ अलग लगते हैं. इलेक्ट्रॉन जब भी सोचते हैं तो एक छोटा सा कुछ आ जाता है, दाने जैसा, जो न्यूक्लियस के अंदर घूम रहा है. फोटॉन में ऐसा नहीं आता है. फोटॉन में हमेशा एक ऐसा एनर्जी का बॉक्स आता है जो चलते हुए रहता है. फोटॉन का रेस्ट मास 0 है. फोटॉन पड़ा हुआ नहीं मिलने वाला कहीं पे, इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. सो ये जो मिली है ना फोटॉन, ये एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल है. Force carrying particles are in general called bosons. हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी. सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था कि पार्टिकल्स दो तरीके के होंगे, एक जो मास कैरी करेंगे और एक जो फोर्स कैरी करेंगे. फोटॉन्स फोर्स कैरी करने वाले पार्टिकल्स हैं. फोटॉन्स के पास मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होता है, न्यूट्रॉन्स के पास मास होता है. उनको बोलते हैं हेड्रॉन्स या बेरियॉन्स. राइटिंग बेरियॉन्स. सो बेरियॉन का मतलब बार. बेरियॉन कम्स फ्रॉम द वर्ड बार. बार हम लोग यूज करते हैं यूजुअली प्रेशर के लिए, है ना. सो जो पार्टिकल्स प्रेशर लगाए, ऐसा सोचा जाता है उसमें, जो पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं वो बेरियॉन है, और जो फोर्स बिना मास के इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं, वो बोसॉन्स है. ठीक है. सो बेरियॉन फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सब बेरियॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इजीियर. ठीक है. ग्रेविटी के फोर्स कौन कैरी करता है? कल डिस्कस किया था हमने. ग्रेविटॉन्स, बट नॉट डिस्कवर्ड येट, बट hypothesized. So gravity exists. Yeah, it may be someday it might be proved to exist because of gravitons, not because of mass. हाँ, but mass और graviton associated ही होंगे, जैसे चार्ज और photons associated ही हमेशा. ठीक है. Still we have only discovered them. We haven't thought कि वे दोनों अलग हो. ऐसा सोचा नहीं. ठीक है. So charges का interaction होता है electromagnetism, masses का interaction होता है gravitational force. But वो interaction है photons का. Photons है जो बीच में interact कर रहे हैं. इसमें भी ग्रेविटॉन्स होंगे जो इंटरैक्ट कर रहे होंगे. ठीक है. और फिर स्ट्रेंथ देख लिया हमने, कांस्टेंट देख लिए. और सर अगर फोटॉन्स है, हाँ, तो फोटॉन्स को हम एनर्जी बोल सकते हैं, अब एनर्जी ही है. फोटॉन्स के पास एनर्जी है, फोटॉन खुद एनर्जी नहीं है. देखो यहाँ पे जो चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, चार्ज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता. मतलब फोटोन जो आपस में जो एक्सचेंज कर रहे हैं ये कांस्टेंट है. मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पता है आपको. सो मास के जो ग्रेविटॉन्स हैं, दे कैन बी लॉस्ट टू एनर्जी और दे कैन बी गेन्ड फ्रॉम एनर्जी आल्सो, ऐसे करके. सो फोटोन के पास एनर्जी होती है. यस, एच सी लैम्डा करके कर सकते हैं, वो वेवलेंथ वगैरह चाहिए अपने को. बट देन फिर हम फोटॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम वेव की बात कर रहे हैं. ठीक है. और आगे हो गया. So ग्रेविटेशनल फोर्स पे इनर्शिया का इफेक्ट होता है उसमें नहीं? हाँ, ये सही है कि इस पे इनर्शिया का इफेक्ट होता है. सो यहाँ पे ये पॉइंट मास के साथ एसोसिएटेड है. सो अफेक्ट्स या अफेक्टेड बाय इनर्शिया.
इनर्शिया बोले तो मास, फिलहाल यहाँ पे मास, बट व्हाट डज इट मीन कि रेजिस्ट करेगा चेंज होने को, जबकि ये रेजिस्ट नहीं करते, इनमें फोर्स लगा बंद लग जाते हैं, देयर इज नो रेजिस्टेंस टू चेंज, मास डज रेजिस्ट चेंज ऑफ मोशन, सो नो इनर्शिया। गुड पॉइंट। और दोनों की वेव्स की स्पीड सेम है, वो डिस्कस हो गया। दोनों की वेव्स का नेचर डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है, ऐसा है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है। तो इसको पोलर नेचर बोलते हैं। सो ये ट्रांसवर्स नेचर और पोलर नेचर। पोलर नेचर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हैज एन अप एंड इट हैज अ डाउन और लेफ्ट राइट जो भी, तो ये पोलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पोलर है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्वाड्रोपोलर है। तो क्वाड्रापोलर मतलब दिखता है 4 पोल्स है, पता चलता है यहाँ पे ये डायपोलर है, बायपोलर है, फिर तो इसके 2 पोल्स हैं, इसके 4 पोल्स हैं। तो अभी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चालू हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज ऐसे होगा, ऐसे करके। पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज हो रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज ऐसे होगा, ऐसे 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 होगा। इस तरीके की वेव है ग्रेविटेशनल वेव। एंड ग्रेविटेशनल वेव अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस इट इज लॉन्जिट्यूडिनल आल्सो। सो ग्रेविटेशनल वेव ट्रैवल्स लाइक दिस एंड लाइक दिस आल्सो। सो व्हाट डज दिस मीन? एक स्फीयर सोचो कि ग्रेविटेशनल, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो सीधी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है, बट जब एक ग्रेविटेशनल फील्ड जा रही है तो पूरा एक स्फीयर इमेजिन करो, एक स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। सो स्फीयर नहीं है, वो अपने आजू बाजू के स्पेस टाइम को ही कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करता है स्फेरिकली। सो क्वाड्रापोल मींस इन 4 डायरेक्शंस, ठीक है। तो सो क्वाड्रापोल होना इसका ट्रांसवर्स नेचर है and it is also longitudinal. Some researchers do say it is longitudinal. There is still a controversy about this nature, but I believe ये भी है। मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसे ऐसे भी हो रहा है। So जब ये ऐसे हो रहा है तो ऐसे एक्सपांड हो रही है, ऐसे कॉन्टैक्ट हो रही है, ऐसे एक्सपांड हो रही है, ऐसे कॉन्टैक्ट हो रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और सर ये दोनों टाइम पे डिपेंड करती है, मतलब 10 बजे कितनी होगी, 11-12 बजे कितनी होगी, तो क्या मतलब क्या टाइम पेमेंट करने का मतलब? वो तो सोचते हो टाइम पे मींस एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कैसे दोनों जगह पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे 4 ऑसिलेट कर रहा है तो इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकल रही हैं वो इंडक्टिव होती हैं, उनको इंडक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। नियर द सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इंडक्टिव, नियर द सोर्स, दूर जाके उनको रेडिएशन बोलते हैं। सोर्स के पास में रेडिएशन नहीं बोलते उसको, सोर्स के पास में उसको इंडक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं, दूर जाके उसको रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जगह से फर्क पड़ता है। टाइम से क्या, आज कितनी होगी, कल कितनी होगी, क्या टाइम का मतलब है, ओके, ठीक है। और यूजुअली जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है ना, वो वैसे थ्योरेटिकली कोई भी वैल्यू ले सकती है। ग्रेविटेशनल वेव कैन बी 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट कैन बी thousands of centimeters long, thousands of kilometers long also. But usually ग्रेविटेशनल वेव जो हम डिटेक्ट की है हम लोगों ने, वो thousands of kilometers long वेवलेंथ वाली है, उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग हर कोई डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ये एक लाइट का स्पेक्ट्रम है 3500 से 7500 का, उसके ऊपर की भी हम लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं, 7500 के ऊपर इंफ्रारेड वगैरह होती है, और उसके नीचे की अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, वो भी डिटेक्टेड है, ठीक है। सो थ्योरेटिकली बोथ ऑफ देम कैन टेक एनी वैल्यू वेव्स, बट हम लोग जिनसे डील करते हैं लाइट की, वो एंगस्ट्रॉम्स में है,
और 3,500, 7,500, इनफैक्ट फ्यू थाउजेंड्स और फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम्स, मतलब 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा अल्टीमेटली, या 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। जो ग्रेविटेशनल वेव से हम लोग जो डील कर रहे होते हैं वो फ्यू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लंबी वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ बहुत बड़ी हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होने वाली है, ठीक है। सो इसके लिए डिटेक्ट नहीं कर पाते हम लोग कि बहुत एनर्जी कम वाली है ऐसा करके। ओके चलो एक बार इसमें आपको बताने का था कि ग्रेविटेशनल वेव्स, सर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं जो EM वेव्स है वो एक कोई भी चेंज होने से वो प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, हाँ वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हाँ तो इसमें सब कुछ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मोशन करोगे तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगी, न्यू ग्रेविटी मिलेगी, नहीं ग्रेविटी है। तो इसीलिए तो पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिफरेंट नहीं है, एक ही चीज है। वो तो हम देख अलग अलग जगहों से रहे तो हमको ऐसे ऐसे दिख रही है ऐसा करके, ठीक है। अभी मेरे को एक वो आया था, ये जो भी इसने पूछा ना, तब भी मेरे को हुआ था, डेटा हुआ और मेरे को पॉइंट याद आया था कि ये पॉइंट मस्त है, डिस्कस करने लायक। वापस पूछ जो तुमने पूछा अभी EM वो वेव्स। हाँ कि सर जैसे दोनों में से कोई भी मींस नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही तो वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, लेंस लॉ नहीं। हाँ याद आ गया, बस मेरे को पूछवाना नहीं था तेरे से, मेरे को पॉइंट याद नहीं था, ठीक है। हाँ देखो समझ में आया नहीं? हाँ ठीक है, मैं वापस भूल गया। ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है? ओके हाँ ये डिफरेंसेस सिमिलरिटीज खत्म हो चुके हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसकी स्ट्रेंथ का। इसकी स्ट्रेंथ ग्रेविटी की इतनी कम क्यों है? बाकी सारे फोर्सेस अब ये तो कंबाइन हो गए, सो मतलब ये तीनों ही फोर्सेस 10⁻37 या 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। ग्रेविटी बीइंग द मोस्ट फंडामेंटल फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। ऐसा क्यों? दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन ऑफ ऐसा बिग रिसर्च एंड गोइंग ऑन। कुछ ना कुछ इस पे चलता ही रहता है हमेशा कि इतना वीक क्यों है। कुछ तो इसके पीछे कुछ डेफिनेट खतरनाक वाला कॉज होने वाला है। देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी एक्सप्लेनिंग द वीक नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस, ठीक है। कैसा है कि एक चार्ज है इधर 1 कूलम, इधर एक चार्ज है -1 कूलम, ये अट्रैक्ट और रिपेल करें, खत्म बात हो गई। इनके बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, उसका K है हमारे पास। G की वैल्यू बहुत वीक है, G की वैल्यू बहुत कम है। अभी द थियरी, अ वेरी इंटरेस्टिंग थियरी, इट्स नॉट प्रूव्ड, इट्स जस्ट अ थियरी बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर ये प्रूव हो गई ना तो बहुत नए यूनिवर्सेस हम लोग को मिलने वाले हैं। दिस थियरी इज कॉल्ड मल्टीवर्स थियरी। मल्टीवर्स थियरी बताती है कि एक ही यूनिवर्स नहीं हमारा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस हैं एंड ग्रेविटी ट्रेवल्स अमंग ऑल ऑफ देम। बाकी फोर्सेस हमारे यूनिवर्स के ही चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं, बट ग्रेविटी दूसरे यूनिवर्स की चीजों को भी अफेक्ट कर रही है। दैट इज व्हाई द फोर्स इज क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। सिर्फ हमारे यूनिवर्स की चीजों को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, ये मास दूसरे यूनिवर्स की चीजों को भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगा रहा है। दैट इज व्हाई द ग्रेविटी, द फोर्स, if this theory is true, is diluted in all the multiverses. अगर ये theory सही प्रूव हुई, we have a way to communicate to other universes, gravity, क्योंकि it is traveling there. इंटरस्टेलर मूवी में ये थोड़ा सा दिखाया है। इंटरस्टेलर मूवी में वो बंदा जो है वो एक ये बनाता है, टेसरैक्ट बनाता है, ब्लैक होल, एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाता है, उसके अंदर टेसरैक्ट बनाता है। दैट इज अनदर मल्टी यूनिवर्स ओनली, दैट्स अनदर यूनिवर्स, नॉट दिस यूनिवर्स व्हिच वी लिव इन। और वो वहां से ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे अपनी बेटी को मैसेजेस भेजता रहता है। सो एंड ये थियरी के बहुत सारे प्रूफ्स मिले हैं, सपोर्टिंग प्रूफ्स मिले हैं। अगर ये सही प्रूव हुआ, अगर ग्रेविटी के वीक नेचर होने का रीजन पता चल गया, सो दैट विल लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अदर यूनिवर्सेस। वो यूनिवर्सेस जहां पे हम लोग जैसे ही सिमिलर लोग हैं, मतलब वेरी मच पॉसिबल देयर इज अनदर गौरव देयर,
कृष्णा का वो है, एंड दे आर पैरेलली रनिंग, दे आर पैरेलली लिविंग बट मे बी डिफरेंट लाइफ्स। डोरेमोन। So उसमें ये भी है। And if there is, so जैसे हम लोग के फोन वगैरह जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करते हैं। We haven't built devices जो gravitational waves communicate कर रहे हैं, बट वो बन सकते हैं, और वो डिवाइसेस बन जाएंगे, और अगर उन डिवाइसेस में से हम लोग को दूसरे कहीं से आवाजें या मैसेजेस मिलना चालू हुए, दैट विल बी द डिस्कवरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। नॉट हैपेंड येट, जस्ट अ थियरी, बट काम चालू है इसमें। ओके, सो स्टिल द मोस्ट अनएक्सप्लेन्ड force of the nature is gravitational force. All other forces have been deeply understood. In fact, इसका graviton डिस्कवर नहीं हो रहा है, हो नहीं पा रहा है ऐसे करके, ठीक है। सो अभी तक सबसे मिस्टीरियस फोर्स अभी भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी का पूरा कॉज डिस्कवर होने के बाद और बहुत पॉसिबिलिटीज खुलने वाली है ऐसे करके। मे बी टाइम ट्रैवल में भी और हेल्प मिल जाए, जो अभी कोशिश चल ही रही है। ओके, दैट इज आई लव ग्रेविटी सो मच। लोग पूछते हैं कि आपने ग्रेविटी नाम क्यों रखा, रसल दिस कि बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग है ग्रेविटी। ओके, सो अभी के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में कभी तुम लोग अगर कुछ साइंस में परस्यू कर रहे हो, सो वी विल डिस्कस जो मैं और बातें कर रहा हूँ।